मीना की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो झटके से उठी और रामलाल को हिलाकर जगाने लगी। रामलाल, उठो, देखो कितनी रात हो गई है। मैंने कहा था ना कि आराम मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रामलाल सुस्ती में आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तालाब की ओर गई, शब्द रह गया। तालाब के पानी पर गहरी धुंध छाई हुई थी। अचानक धुंध ने आकार बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदलने लगी। रामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। मीना, वो देखो। मीना तालाब की ओर देखने लगी। उसकी चीख निकल गई। सामने एक विकराल परछाई आकार ले रही थी, जिसकी लाल चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रामलाल और मीना के शरीर कांपने लगे। वे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। देखते ही देखते वो भयानक आकृति उनकी ओर करीब आ गई। अचानक जंगल में उनकी चीख गूंज उठी और घना अंधेरा उन पे छा गया। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। उनके बीच में दो शव रखे हुए थे, रामलाल और मीना के। उनके शरीर पर गहरे जमक थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने नहीं, बल्कि किसी भयानक शक्ति ने उन्हें मारा हो। पप्पू, जो गांव का ही एक व्यक्ति, उदास खड़ा था। पप्पू, ये तो हमारे गांव रामलाल और मीना है, इन्हें किसने मारा? सरपंच जी में एक काफिले के साथ दूसरे राज्य जा रहा था। रास्ते में हमारा काफिला तालाब के पास रुक हुआ था ताकि सब पानी पी सके। वहीं पर मुझे इन दोनों की लाशें मिली। तालाब के पास? हाँ, और इनकी हालत देखिए। मुझे नहीं लगता कि किसी जंगली जानवर ने इन्हें मारा है। लगता है जैसे किसी बुरी शक्ति का प्रकोप हुआ हो। गांव वालों, आज के बाद कोई भी शाम के बाद जंगल में नहीं जाएगा। ये मामला साधारण नहीं लग रहा है। अगली सुबह सरपंच जैसे ही सोकर उठा कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। सरपंच ने उठकर दरवाजा खोला। सामने पप्पू खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। पप्पू, तुम इतनी सुबह? क्या हुआ? सरपंच जी, गजब हो गया। अब क्या हुआ? हमारे गांव के श्याम की लाश भी जंगल में मिली है। ये सुनते ही सरपंच के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो गहरी सोच में पड़ गए। अब तो मामला और भी विचित्र हो गया है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं यही बात कहने आया हूं सरपंच जी। अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें ये खबर राजा रणविजय तक पहुंचनी होगी, वरना ये बाला हमारे पूरे गांव पर आ जाएगी। दरबार भव्य रूप से सजा हुआ था। सिंहासन पर राजा रणविजय गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी सरपंच और पप्पू आ पहुंचे। कौन हो तुम दोनों? महाराज, मैं पहलवानपुर गांव का सरपंच हूं और ये मेरे गांव का निवासी पप्पू है। महाराज, हमारे गांव में एक भयानक घटना घटी है। कल जंगल में रामलाल और मीना नामक दाम्पत्य की लाश मिली। उनकी दशा देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी बुरी शक्ति ने उन्हें मारा हो। और सुबह तो हमें पता चला कि हमारे गांव के लक्कड़हाड़ा श्याम की लाश भी उसी जंगल में मिली है। राजा रणविजय चौंक पड़े। उनकी पोहें तन गई। कल जब रामलाल और मीना की लाश जंगल में मिली, तो क्या तुमने गांव वालों को जंगल में जाने से मना नहीं किया था? मैंने सबको सचेत किया था महाराज, लेकिन श्याम एक लक्कड़हाड़ा था। शायद वो लकड़ी काटने के लिए रात के समय जंगल चला गया हो। राजा रणविजय गहरी सोच में डूब गए। फिर मंत्री की ओर देखकर बोले, मंत्री, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, मामला गंभीर लगता है। अगर ये किसी साधारण डाकू या जंगली जानवर का काम होता तो लोगों के शरीर पर ऐसे निशान नहीं होते। ये किसी अज्ञात शक्ति का काम हो सकता है। इस मामले की जांच मैं किसी गुप्तचर से नहीं करवाऊंगा। मैं स्वयं इसकी पड़ताल करूंगा। सरपंच और पप्पू राजा की बात सुनकर दरबार से चले गए। राजा रणविजय दरबार से निकलकर महल के बगीचे में आ गए। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वह गहरी चिंता में डूब हुए थे। तभी मंत्री वहां आ पहुंचे। महाराज, क्या आप सच में जंगल जाने का विचार कर रहे हैं? मंत्री, तुम्हें मेरे शब्दों पर संदेह है? नहीं महाराज, मुझे आपकी वीरता पर कभी संदेह नहीं हुआ, न ही आपके शब्दों पर। परंतु इस वक्त भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए। जंगल में अज्ञात और खतरनाक शक्ति है। हमें इससे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर जंगल में कोई अज्ञात शक्ति है भी तो मैं उससे डरने वाला नहीं हूं। भूलो मत, मैं अशोकनगर का राजा हूं। अगर राजा ही भयभीत हो जाए तो राज्य के लोगों की रक्षा कौन करेगा?